क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गीतन सिंह। आज से हम एक नया यूनिट शुरू करेंगे, दैट इज दी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से बेटा एक है। इस चैप्टर से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा आपका बेसिकली वो किन मुद्दों पर रहेगा, वो रहेगा आपका कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, इसको हम समझेंगे। हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी का दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ में क्या कनेक्शन है, उसको हम देखेंगे। देन हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का फ्यूचर में स्कोप क्या है, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में देख सकते हैं हम। फिर हम बात करेंगे व्हाट आर द एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी ने किन किन क्षेत्रों में अपना असर डाला है और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा रही है। फिर बात करेंगे हम क्या बायोटेक्नोलॉजी एकदम न्यू साइंस है, क्या पहले से कुछ इसके बारे में हम जानते थे, कोई ऐसी प्रोसेस जिसको लंबे समय से हम यूज करते आ रहे हो जिसका संबंध बायोटेक्नोलॉजी से हो। आपको बता दूं मैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, दूध से दही को जमाना, जो हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर ही पढ़ा था। तो हम एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई, कैसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी बायोटेक्नोलॉजी का भाग बना, उसको शुरू किया गया। आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो असाइन लेक्चर है और ये लेक्चर जो है वो बहुत पुराने लेक्चर नहीं है, ये कुछ महीने पहले रिकॉर्ड किए गए लेक्चर है। सेम कंटेंट है, कंटेंट में यदि कोई भी परिवर्तन होता तो मैं नया रिकॉर्डिंग करता। अब चूंकि क्या है, हमारा जो कोर्स है उसको स्पीड अप करना है हमें, और स्पीड अप करने के लिए मुझे कुछ नए ऐसे चैप्टर जिनके लेक्चर पिछली बार जो है वो असाइन किए गए थे, नए लेक्चर नहीं थे, उनको अभी नया रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि इस बार हमने जो है वो आपके कई सारे चैप्टर जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट को, क्योंकि क्या होता है बेटा, सिलेबस इतना बड़ा है, बायोलॉजी का सिलेबस इतना बड़ा है कि एक बॉटनी, एक जूलॉजी है, बहुत सारे चैप्टर हैं और कोई भी चैप्टर, कोई भी लाइन को हम छोड़ नहीं सकते हैं। हमें 100% एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तैयारी करना होता है, बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाना पड़ता है, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी जाना पड़ता है और सब कुछ कवर करना होता है। मैं पूरी शिद्दत से, पूरे मेहनत से कुछ प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ छोड़कर पढ़ाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि छोड़ के पढ़ाने में क्या होता है कि पोर्शन, जिस पोर्शन को छोड़ा वहां से क्वेश्चन आ गया तो प्रॉब्लम होगा। तो जब हम पूरा 100% मेटिकुलसली सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो व्हाट इट नीड्स टाइम, समय मांगता है। तो वही समय हम जो है वो कैसे यूज करते हैं, कुछ चैप्टर जो है वो लास्ट टाइम हमने असाइन किए थे तो उनको इस बार हमने नया लिया, कुछ चैप्टर लास्ट से बिल्कुल नए रिकॉर्ड किए गए थे, फ्रेश रिकॉर्डिंग थी तो उनको इस बार मैंने असाइन किया। ठीक है, तो ऐसे करके, और जनरली 20-30% पोर्शन ऐसा हमको असाइन करना पड़ता है। तो इसको लेकर कोई जो है दिमाग में वाइसेस मत रखिएगा बेटा। तो अभी आज का लेक्चर नंबर 1 को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट में आप लिख भेजिएगा, तो नेक्स्ट बार जब मैं अगला लेक्चर में आपको असाइन करूंगा तो मैं उस चीज को पहले समझाऊंगा। अब एक काम और करेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी में, थोड़ा सा हम इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे असाइन टास्क को। हम क्या काम करेंगे, हम ये काम करेंगे कि हम जो लेक्चर में, जैसे लेक्चर नंबर 1 पर किस तरीके के एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा कब, जब मैं सेकंड लेक्चर असाइन करूंगा तब बताऊंगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा हम यहां पर हम जो है ट्रिक थोड़ा चेंज करते हैं। लेक्चर तो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, सेम मैं ही हूं, ठीक है, मैं ही नहीं पढ़ाया है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बियॉन्ड दी, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, अराउंड द एनसीईआरटी, वो सब भी पढ़ाया हुआ है। लेकिन अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम साथ में कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करते चलेंगे इसमें हम, है ना, उनको भी देखेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए उनको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे, तो और मजा आएगा हमें लेक्चर पढ़ने में। ठीक है बेटा, चलिए तो लेक्चर शुरू करते, मैं जाता हूं, फिर लेक्चर खत्म होते हुए फिर दोबारा मिलते हैं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गीतन सिंह। आज से बेटा हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एम्स एंड नीट एग्जामिनेशन। याद रखिएगा बेटा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस चैप्टर से जो है कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना आया हो।
बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और आपको बता दूं मैं, ये चैप्टर ऐसा होता है अधिकांश बच्चे इसको या तो अवॉइड करते हैं या पढ़ते भी हैं तो वो समझ में कम आता है, ठीक है। और स्कूल्स के अंदर भी टीचर्स इसको उतने इंपॉर्टेंस देके नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर में पूरा हमें अटेंटिव रहना है और एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से हमको सुनना है और समझना है, ठीक है। मैं पहले भी आपको बेटा क्लियर कर चुका हूं कि हम जो भी पढ़ रहे हैं बायोमेंटर्स में उसका अपना एक सीक्वेंस है, एक क्रम है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होना चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स के बाद में हमने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ा हमने, फिर जेनेटिक्स को पढ़ा हमने। तो हमने क्या किया, हमने एक पूरा बैकग्राउंड तैयार कर लिया बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए, ठीक है। और मैं क्लियर कर दूं बेटा, इस टॉपिक में हम जो है वो एकदम हाई स्पीड में या बहुत स्पीड से इसको कवर अप नहीं करेंगे। हम 100% एनसीईआरटी कवर करेंगे, लेकिन सब्र के साथ आपको मुझे समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। सब्र के साथ बेटा चैप्टर को समझते हुए चलेंगे। और इसमें हम जो है वो जो हमारा वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा वो उतना लंबा, जैसे नॉर्मली हमारे दूसरे वीडियो को तो उतना लंबा ड्यूरेशन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट कुछ समझने वाला होता है। एक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो अगला वाला समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर में आप जो है वीडियो का लेंथ कभी हो सकता है, कभी मैं लंबा वीडियो भी आपको इसमें बनाकर दे सकता हूं, या कभी हो सकता है वीडियो आपका जो है 25 मिनट, 30 मिनट, 60, 40 मिनट वैसा वीडियो रहे आपका, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि एवरी लेक्चर जो है वो, हर लेक्चर जो है पहले वाले लेक्चर के हर लेक्चर जो है आने वाले अगले लेक्चर के लिए एक फाउंडेशन के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो ये तो बताया मैंने आपको कि हम क्या करने जा रहे हैं। दूसरी बात है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर दूं मैं आपको बेटा कि 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में आता है, 90 क्वेश्चन में से कम 4 या 5 क्वेश्चन अकेला बायोटेक्नोलॉजी का होता है। सॉरी, कभी कभी 8-9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी अकेले बायोटेक्नोलॉजी से पूछे गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये चैप्टर जो है कई बार क्या करता है, पेपर का 10% कंट्रीब्यूट करता है। कई बच्चे चिल्लाते हैं, चिल्लाते, ठीक है, ऐसा वर्ड मुझे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली लिटरली दे आर शाउटिंग कि वो हर जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लिखेंगे सर सिलेबस कब। अरे बेटा, सिलेबस में जितने चैप्टर दे रखे ना, सब चैप्टर से बराबर क्वेश्चन नहीं आता है। जिन चैप्टर को हम पहले कवर कर रहे हैं, एम्फेसिस देके कवर करवा रहे हैं आपको, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और अभी हम जो जिस पोजीशन में हम पहुंच चुके हैं, तो यू कैन सॉल्व एनी, किसी भी ईयर का आप जो है वो 70-75% पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं बायोलॉजी का, ठीक है ना। याद रखिए, इतना आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, और रिमेनिंग भी हम कवर कर लेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना आपको, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है कि हम खाना पूर्ति करने नहीं आए हैं, हम यहां आपको समझाने आए हैं, अपने कमांडो को ट्रेन करने आए हैं कि वो फोड़ के आए एग्जाम में, ठीक है। चलो, तो अब हम शुरुआत करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एक काम करते हैं, इतना हम जानते हैं बेटा अच्छे से कि इस पूरे बायोटेक्नोलॉजी का जो संबंध है, वो संबंध किस बात से है बेटा, वो संबंध है बेसिकली जो है वो डीएनए आरएनए के लेवल पर हम बात करें, या हम बात करें जीन्स के लेवल पे, क्रोमोसोम के लेवल बात करें, वहां संबंध है। लेकिन एक बात समझ में हमको नहीं आती कई बार कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्या केवल डीएनए और आरएनए के साथ में जो है वो मैनिपुलेशन करना है, नहीं। यदि ट्रेडिशनली आप देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी का संबंध जो है वो बहुत पुराने समय से दही का बनाना बायोटेक्नोलॉजी है, चीज का बनाना बायोटेक्नोलॉजी है, अल्कोहल का प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी है, ये एंशिएंट अप्रोच है। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन मैनिपुलेशन को मेन स्थान देते हैं, जीन मैनिपुलेशन को हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें उसको विशेष जोड़ देते हैं उस पर हम, ठीक है। आ रही बस मैं क्या बोल रहा हूं मैं, तो एक काम करेंगे, अभी हम कुछ आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की सोल को टच करने की कोशिश करेंगे कि हम जानना क्या चाह रहे हैं, पढ़ने क्या जा रहे हैं। क्लियर? चलिए, आप देख रहे हैं कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है पीछे के, आपको बतला देता हूं मैं कि ये जो आप जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये है ईशा अंबानी की मैरिज के दौरान जो फ्लावर डेकोरेशन किया गया था उसका एक फोटोग्राफ है। और जो फ्लोरिस्ट थे वो बाहर से, कहीं कनाडा से, किसी दूसरी कंट्री से आए थे। उन्होंने पूरा जो है वो एंटीलिया, जहां पर मुकेश अंबानी रहते हैं, उन्होंने उनका पूरा घर उन्होंने डेकोरेट किया था। और जो मुकेश जी है वहाँ उनका पूरा का पूरा जो घर था वो एकदम कलरफुल, एकदम फ्लावर से सजा हुआ था। तो उसी फ्लोरल डेकोरेशन का हम एक फोटोग्राफ देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बायोटेक्नोलॉजी की बातें करते करते आप ईशा अंबानी की मैरिज पर कैसे आप आ गए? हाँ, मैं गया था बेटा मैरिज में, जो उनका रिसेप्शन था उसमें मैं गया था। अब
बहुत बड़े लोग हैं, उन्होंने मुझे बुला लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी कि मतलब मेरे को, हालांकि हमारा जो घर है वो एंटीलिया से मुश्किल से आधे किलोमीटर के डिफरेंस पे होगा ना, एक ही रोड है जहां पर अल्टमाउंट रोड, जहां पर मेरा घर भी है और जो है वो अंबानी जी का घर भी है। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, घरों के साइज में बहुत ज्यादा फर्क है। हमारा एक बिल्डिंग में एक छोटा सा फ्लैट है और उनका जो है वो पूरा बिल्डिंग ही घर है के। बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन जो है मौका मिला देखने का, हम लोग को पूरा इवेंट देखने का कि इनका जैसे रोड पूरी सड़कें जो है फ्लावर से जो है वो पटी हुई थी। और जो फ्लावर, अब आप बोलोगे सर ये पूरी बात हमको, एक आप जो कह रहे हो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर ये बायोटेक्नोलॉजी में मुकेश अंबानी और ईशा अंबानी ये सब जो फैमिली और ये तमाम मैरिज कैसे आ गया? एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो फ्लोरल डेकोरेशन देख रहे हैं, ये फ्लावर कोई मामूली फ्लावर नहीं है, ये फ्लावर है कार्नेशन फ्लावर, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार किया गया फ्लावर है के, एंड बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प में जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार किया गया फ्लावर है। ये ऐसा फ्लावर है जिसको लगाने के बाद कम से कम 15 से 20 दिन तक फ्लावर जो है वो खराब नहीं होता है, उसका जो है वो वास्ट लाइफ, या हम ऐसा बोलते हैं फ्लावर लंबे समय तक फ्रेश बना रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जब बारात आने के ठीक पहले के समय जो गेट का रिसेप्शन था वहां पे ये पूरा का पूरा फ्लावर के, पूरा फ्लावर के, ये तो कम दिखाई पड़ रही है, तो बनते के दौरान का फोटोग्राफ जो है उनके जिसने फ्लोरल डेकोरेटर है उसने शेयर किया फोटोग्राफ, ये अदरवाइज जो है वो पूरा का पूरा रोड जो है फ्लावर से, सब तरफ फ्लावर थे। अब आप बोलोगे, फिर आपके दिमाग में आ रहा है कि ये सर फ्लावर में खास बात क्या है? इस फ्लावर में बेटा खास बात ये है कि ये है कार्नेशन फ्लावर। ये कार्नेशन फ्लावर नॉर्मली यदि देखा जाए तो ये 3-4 दिन से ज्यादा इसका लाइफ नहीं होता है, लेकिन आप सोचिए इतना बड़ा फ्लोरल डेकोरेशन किया गया, तो शादी के ठीक जो है वो मैरिज के फंक्शन के ठीक 2 दिन पहले डेकोरेशन, जो 2-4 दिन पहले डेकोरेशन शुरू हुआ, जब ये लोग उदयपुर में थे तब मुंबई में डेकोरेशन चल रहा था, हमारे घर के पास ही था, दिखता था रोड पे आते आते कि डेकोरेशन का काम चल रहा है, फ्लावर लगते रहे और जो है जब पूरा मेन फंक्शन हुआ तब जो है फ्लावर पूरे लग चुके थे, और मेन फंक्शन खत्म होने के बाद मैरिज हो गया, रिसेप्शन हो गया, सब कुछ हो गया, नाउ सब कुछ सेटल हो गया, ईशा अपने घर में शिफ्ट हो गई, सब कुछ हो गया, और अभी भी फ्लावर लगे हुए हैं और वैसे ही फ्रेश दिख रहे हैं जैसे डे 1 पर थे वो, क्योंकि ये कमाल है बायोटेक्नोलॉजी का, ये कमाल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। आप बोलोगे सर आपने एग्जांपल इतना क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया एग्जांपल कि हम अपने आसपास जो देखते हैं ना रिलेवेंट लाइफ में, वही हमें समझना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि एक्चुअली में क्या किया गया। एक्चुअली में आप देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या पॉसिबल है। फ्लोरिजेन हैज डेवलप्ड कार्नेशन फ्लावर विद इनहांस्ड बेस्ट लाइफ यूजिंग एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे आगे के, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और फ्लावर की बेस्ट लाइफ को, मतलब फ्लावर जो है वो लंबे समय तक फ्रेश रह सके, उसको तैयार किया गया। अब ये फ्लावर 3 वीक 21 डेज तक फ्लावर खराब नहीं होता है। और आप सोचिए कि फ्लावर को देख के लोग क्या सोचने लगे, जब जो है वो उनके यहां फ्लावर लगा तो एक दिन जो है मैंने अपनी वाइफ को बताया, कहा कि देखा तुमने कार्नेशन के अभी तक फ्रेश रखा है। मेरी वाइफ बोलती है अरे वो नकली फ्लावर होगा, इतने दिन हो गए फ्लावर तो खराब हो जाता। मैंने कहा नहीं, यही गलती है, वो नकली फ्लावर नहीं है, वो असली फ्लावर है। वो उसका जो है वो डीएनए में चेंज किया गया, उसके अंदर एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी उसके कहते हैं, तो फ्लावर जल्दी से खराब नहीं होता है। दिस इज दी मिराकल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से पॉसिबल है, संभव है, हम इसका उपयोग अपने आसपास देख रहे हैं। चलिए अब इसके अलावा हम जब देखते हैं जो वाइन होती है, जितने तरह की वाइन होती है, अल्कोहल होते हैं, वहां पर हम एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी मेथड का यूज करते हैं। चीज बायोटेक्नोलॉजी, भाई बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म प्लस टेक्नोलॉजी। क्या यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में आपने टेक्नोलॉजी को अप्लाइड किया और आप ऐसा कुछ बना रहे हैं जो हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे उपयोग में आ रहा है, वो बना रहे हैं आप। ठीक है भाई, देखो पर्पस क्या है? पर्पस है कि इंसान ने जो कुछ भी खोजा, जो कुछ भी जो है वो ह्यूमन बींग्स ने इजाद किया, जो आविष्कार किए, आविष्कार किस लिए किए? उसने आविष्कार किए अपनी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो भी इन्वेंट करते हैं उसके पीछे एक लालसा होती है, उसके पीछे एक इच्छा ये होती है कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके, अपने जीवन के अपने लाइफ में और चीजों को इंप्रूव कर सके, और अपना कुल मिलाकर जो है कि हम कम एफर्ट में मैक्सिमम ले सके, हम कम से कम अपने जीवन को आरामदायक तरीके से गुजार सके, फूड को हम बेहतर कर सके, फूड में अच्छी गंध कर सके, अच्छा अल्कोहल प्रोड्यूस कर सके, अच्छा कर्ड प्रोड्यूस कर सके, अच्छा चीज बना सके। यही तो इच्छाएं थी, तब तो बार बार चीजों को हमने इन्वेंट किया, हर
हर बार हमने पहले गोल पहिए का आविष्कार किया, फिर हमने जो है वो घोड़ा गाड़ी, जो है वो एनिमल के मदद से चलने वाली गाड़ी का आविष्कार किया, हमने उसके बाद जो है ह्यूमन में पावर से बाईसाइकिल को खोजा, हमने उसके बाद मोटर कार खोजा, हमने फिर एरोप्लेन खोजा, अभी दुबई के अंदर जो है वो सेल्फ ड्रिवन ड्रोन्स का जो है वो सर्विसेज शुरू होने वाली है 2019 में, तकरीबन अगस्त के आसपास दुबई के अंदर जो है वो कमर्शियल लेवल पे होगा कि आप मोबाइल एप्लीकेशन में बटन दबाएंगे, आपके पास में ड्रोन आएगा, ड्रोन में आप एक पास के जो भी बेस होगा वहां पे पहुंचेंगे, आप वहां जाके आप एप्लीकेशन पर जो है अपना, जैसे हम ओला उबेर मंगाते हैं ना, वैसे आप ऐप पर मंगाएंगे तो एक ड्रोन आएगा और ड्रोन में बैठ जाइए, अपना लोकेशन जाइए, वहां ड्रोन जाके छोड़ देगा आपको, हवा में उड़ते हुए पहुंच जाएंगे। एयर टैक्सी दुबई में आने वाले हैं 2019 में। ड्राइवरलेस कार जो है वो 2020 में, आप देखिएगा 2020-21 में यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर ड्राइवरलेस कारें चलना शुरू हो जाएंगी, और इंडिया में 2022-24 तक जो है आपको ड्राइवरलेस कारें दिखने लगेंगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है के, और वही तो हम क्या देख रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी चीज है के, दूध का से दही का बनना। याद रखो भगवान श्री कृष्ण के समय भी जो है मक्खन के दही की बातें हुआ करती थी महाभारत के दौरान मिट के, तो एक्चुअली में जो लिटरेचर है पुराने उन सब में भी जिक्र है इन चीजों का। इसका मतलब जो है वो हम ऐसा मानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने, लेकिन एज अ साइंस बायोटेक्नोलॉजी इज अ न्यू थिंग, विज्ञान के रूप में इसको देखा गया, वो एक नई चीज है के। तो बायोटेक्नोलॉजी में का मतलब ओवरऑल क्या है कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए चीजों को प्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी। तो ये प्योर साइंस नहीं, ये एक हाइब्रिड साइंस है, जिसमें हम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं, और कोई चीज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अब देखते हैं, हम एनसीईआरटी से पूरा पर जाएंगे, एक वर्ड पढ़ेंगे एनसीईआरटी का पहले, लेकिन मेरे जो कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी के लिए जो मैं बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए, उसको समझ लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सब्सटेंसेज ऑब्टेन फ्रॉम देम इन इंडस्ट्रियल पर्पसेज। क्या लिखा है? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है बेटा, हम क्या करते हैं इसमें, हम जो है जीवों का उपयोग करते हैं उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जिनका हम बड़े पैमाने पर या औद्योगिक स्तर पर इनका हम उपयोग कर सकें। ठीक है ना, याद रखिएगा बायोटेक्नोलॉजी एक प्योर साइंस नहीं है। अब आप बोलोगे सर प्योर साइंस का मतलब क्या? बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना, ज्योग्राफी हमने कहा कि जो है हम अर्थ की ज्योग्राफी का टोपोग्राफी की स्टडी करते हैं, हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स के जो है वो कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं हम, क्या? ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, हम देखते हैं जैसे मैथमेटिक्स एक प्योर साइंस है, ठीक है, हम कहते हैं हिस्ट्री एक प्योर सब्जेक्ट है, साइंस नहीं बोलेंगे उसको हम के। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्योर साइंस होते हैं वो जो है एक तरह के ही मटेरियल को डील करते हैं, एक तरह के थॉट प्रोसेस को डील करते हैं उठ के। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? इट्स एन अप्लाइड साइंस के। प्योर साइंस से हमको नॉलेज मिलता है, प्योर साइंस आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जबकि अप्लाइड साइंस आपको यूटिलिटी की चीज प्रोवाइड करता है। यानी जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी बायोलॉजी का है, उस नॉलेज में आपने जो है वो टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया, बायोटेक्नोलॉजी बन गया, और अब आप क्या कर रहे हैं, आप बैक्टीरिया से जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, बैक्टीरिया से आप दवाइयां बनवा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने नॉलेज का उपयोग करके अपने यूटिलिटी की चीज को बना रहे हैं, वो अप्लाइड साइंस होता है। जैसे केमिस्ट्री है, एक होता है, हम कहते हैं भाई एक केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं। एक अप्लाइड केमिस्ट्री है कि भाई जो केमिस्ट्री का नॉलेज है उससे हम साबुन कैसे बना सकते हैं, उससे टूथपेस्ट कैसे बना सकते हैं, तो वो अप्लाइड केमिस्ट्री वाला हिस्सा आ गया। ठीक है, तो वैसे हमने आपसे कहा कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली बायोलॉजिकल साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है वो। ठीक है, क्या है बेटा? ये बायोलॉजिकल साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। ठीक, फर्स्ट टाइम इन 1920 लीड सिटी काउंसिल वाज एस्टेब्लिश इन यूके के। पहली बार 1920 में यूके में लीड सिटी काउंसिल बना, और इन्होंने सबसे पहले जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी। 1920 में लीड सिटी काउंसिल ने जिस बात को समझ चुके थे ये कि हमें कहीं ना कहीं जो है वो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से जो हमारे लिए जो चीजें प्रोड्यूस हो सकती हैं उनके लिए हमको बाकायदा एक सेंटर एस्टेब्लिश करना चाहिए। ठीक है, 1970 को हम जो कहते हैं ईयर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। 1970 को हम ईयर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और 1978 में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। ठीक है, याद रखिएगा 1978 में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, अब
है क्या चीज, बायोटेक्नोलॉजी वास्तव में है क्या। आप देखो कितना अच्छा जो ये जो इमेज है बेटा, ये बड़ा बेहतर इमेज है जो जो आपको सब बातें एक्सप्लेन करता है कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या चीज के। आपको बता दूं मैं कि एक जमाना रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें अभी हम हैं। जिस जमाने में भी आप हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, यहां पर जो है वो रिवॉल्यूशन हुआ है। और एक बात बता दूं मैं आपको कि मैं जब कभी बात चलती है ऑनलाइन एजुकेशन की, तो लोग कहते हैं भाई आज ऑनलाइन एजुकेशन है। जैसे मैंने कहा बायो मेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन हुआ, और ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन में बड़ा हेल्प कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को मदद कर रहे हैं। कि ये सब बड़ा आसान कैसे हुआ, जियो के लॉन्च होने के बाद। रिलायंस जियो जो है उसने जो है वास्तव में जियो ने जो है वो एक रिवॉल्यूशन किया सूचना क्रांति में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। आज डेटा जिस कॉस्ट में अवेलेबल है वो पहले कभी था ही नहीं। मुझे अच्छे से मालूम है, मैं इंटरनेट यूज करता था मोबाइल में, एयरटेल का, वोडाफोन का, दूसरे लोगों का। तो मुझे लगता था कि हर महीना मुझे 1,500, 2,000, 2,500 रुपए, कई बार 3,000 रुपए तक मुझे बिल भरना पड़ता था इंटरनेट यूज का। यदि कोई मूवी डाउनलोड कर लिया है, कोई बच्चे ने मूवी देख लिया, तो बड़ा बिल बन जाया करता था। अब जियो ने रोज कहता है जियो कि भैया हमसे 3 GB डेटा, 2.5 GB डेटा रोज ले लो, 2 GB का रोज ले लो, हमसे 3 GB का ले लो, जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग ले लो और जितना चाहे यूज करो। शुरू में सबके पास फ्री अवेलेबल था। मुझसे कोई पूछता है कि सबसे बड़ी क्रांति आज इस देश में जो है, कोई पूछता है कि सबसे बड़ी क्रांति करने वाले लोग कौन है, तो मैं कहता हूं नेता क्रांति नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस दे आर नॉट डूइंग, वो दे आर डूइंग, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पॉलिटिशियन अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा कर सके, यही उनसे चाहिए। हमें उनसे कोई क्रांति की उम्मीद नहीं है। क्रांति की उम्मीद है इस तरह के लोगों से, जिससे उन्होंने टेक्नोलॉजी को, उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, रिलायंस जियो ने टेक्नोलॉजी सबके लिए अवेलेबल कर दी, कम कॉस्ट में चीजें आपको प्रोवाइड कर दी है। मैंने बहुत कुछ सीखा उनके पूरी प्लानिंग से। मैंने कहा नहीं, दिस इज द राइट वे टू प्रोवाइड, कि हर आदमी को सक्षम बनाओ। एक बार मैंने जो है वो कहीं सुना, जो है वो उनके जो है मुकेश अंबानी जी का के स्पीच को, उन्होंने कहा कि हर आदमी तक जो है इंटरनेट पहुंचना चाहिए, हर आदमी के जीवन में इंटरनेट का इस्तेमाल होना चाहिए, और जियो जो है वो गांव तक पहुंचना चाहिए, इंटीरियर तक पहुंचना चाहिए। ये उनका मिशन था। और मैं कहता हूं ये मिशन पूरा हुआ, मतलब कई सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। आज एजुकेशन गांव तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो आज का जमाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, लेकिन मैं आपको कह देता हूं भविष्य है बायोटेक्नोलॉजी का, फ्यूचर के। यानी फ्यूचर में कोई सबसे बड़ी चीज उभर के सामने आने वाली है, वो बायोटेक्नोलॉजी। आप बोलोगे सर आप किस आधार पर ये बात कह रहे हो, मैं इस आधार पर ये बात कह रहा हूं क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या, लगातार ग्रोइंग पॉपुलेशन, रिसोर्सेज पर दबाव पड़ रहा है, हमारे संसाधन जो है वो सीमित है, पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ रही है, फूड रिसोर्स घट रहे हैं। तो वैसे में बायोटेक्नोलॉजी ही एकमात्र साधन है जो हमको जो है बड़े पैमाने पर जो है वो फूड प्रोवाइड करेगा, हमको हमारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और हमें बायोटेक्नोलॉजी की मदद लेनी होगी। आने वाले समय में जो व्हीकल होंगे वो भी बायोटेक्नोलॉजी से अल्कोहल फ्यूल टेक्नोलॉजी पर चलेंगे, उनमें भी बायोटेक्नोलॉजी रोल प्ले करेगा। सब हम बात करेंगे इस पर। मतलब यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप मेडिकल का लिए सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। मेडिकल में जाएंगे आप, अच्छा करेंगे हेल्थ सेक्टर में, लेकिन बीइंग ए बायोलॉजी स्टूडेंट एक अल्टरनेटिव करियर जो है बायोटेक्नोलॉजी की ओर भी खुलता है, ठीक है, जो बुरा नहीं है किसी भी सूरत में, बेहतर है। बट यू कैन नॉट कंपेयर इट विद द मेडिकल प्रोफेशन। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी लेने का मतलब करियर खत्म हो गया। कई लोगों के दिमाग में बात है कि अरे मैथ्स ले लो तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, बायोलॉजी लोगो तो डॉक्टर नहीं बने तो क्या होगा। ऐसा कभी नहीं सोचना। बायोलॉजी जो है वो एक बेहतर फील्ड को ओपन करता है, ठीक है। पता नहीं होता पब्लिक को, ये सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से क्या देख रहे हैं। Biotechnology is a multidisciplinary activity. माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये इसकी जड़ें हैं, के बायोटेक्नोलॉजी की जड़ें हैं इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स के, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के। फिर आप देखिए बायोटेक्नोलॉजी से क्या क्या निकल रहा है, उससे क्या क्या उसकी ब्रांच, उसमें से क्या क्या चीजें हम करते हैं। जीनोमिक्स और प्रोटोनोमिक्स के, यानी आज जीन्स के लेवल पे मैनिपुलेशन करना, प्रोटीन को समझना, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, वो पॉसिबल है, के। फिर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बायो रिमेडिएशन करना, कि हम पॉल्यूशन को कम करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि वर्ल्ड में, दुनिया में पहला ऑर्गेनिज्म जिसको पेटेंट किया गया, पेटेंट करने का मतलब है अपनी रिसर्च को जो है वो आधिकारिक रूप दे देना, अपनी रिसर्च को कॉपीराइट करने से। हमारा जैसे फॉर एग्जांपल कि बायोमेंटर्स का जो लोगो है वो कॉपीराइट है, बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म का लोगो कॉपीराइट है, बायोमेंटर्स का नाम कॉपीराइट है, जो हमने बकायदा लीगल अथॉरिटी के थ्रू करवा रखा है। तो बिल्कुल वैसे ही जो है वो हम बात करते हैं कि कोई एनिमल है, उसमें कोई प्रॉपर्टी, उसको पहली बार उसको पेटेंट कराया था कहां पर, अमेरिका में, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने।
सुन रहे नाम, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने स्यूडोमोनास पुटिडा, नाम था उसका स्यूडोमोनास पुटिडा, स्यूडोमोनास पुटिडा बैक्टीरिया था ये, ठीक है। इसको कॉमनली सुपर बग कहते हैं। इसको उन्होंने फर्स्ट टाइम पेटेंट कराया था यूएसए के अंदर। और जो है ये बैक्टीरिया जो है वो हैवी ऑयल, जो भारी तेल, हैवी ऑयल पेट्रोलियम जो समुद्र में फैल जाता है वो उसको डिग्रेड करता है, उसे खाने वाला बैक्टीरिया होता है। तो ये इन्होंने पेटेंट करा रखा है। उसको पूरे वर्ल्ड में यही सप्लाई करते हैं आनंद मोहन चक्रवर्ती। इन्होंने इसको बायोटेक्नोलॉजी से तैयार किया था। तो आप सोचिए कि आज कंजर्वेशन ऑफ नेचर में, वेस्ट यूटिलाइजेशन में, फॉरेंसिक केसेस में, एंजाइम बायोकेमिकल प्रोडक्शन में, एनर्जी और फ्यूल के लिए, फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में, इन्वायरमेंट में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, सब जगह बायोटेक्नोलॉजी होता है। हेल्थ केयर में वैक्सीन को बनाने में के कई तरह के जो है वो केमिकल्स के प्रोडक्शन में जो दवाओं के रूप में काम आते हैं, वहां बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इंडिया की बात करें हम तो इन 1982 नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया। भारत में 1982 में नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया, जो 1986 में जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी बन गया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बन गया, ठीक है। बाद में यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने जो है वो इस बात, देखो अब प्रश्न उठता है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा क्या सोचा कि उन्होंने इंडिया के अंदर एक सेंटर स्टैब्लिश किया। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, इंडिया में एक सेंटर स्टैब्लिश किया जिसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, क्या ICGB के। ये 1988 से फंक्शनल है। तो यूनाइटेड नेशंस के प्रपोजल पर, के यूएन के प्रपोजल पर एक बड़ा फंड इंडिया को इश्यू हुआ और एक सेंटर बना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, जो दुनिया भर के टॉप सेंटर में से एक है। और वैसा ही एक सेंटर जो है वो इटली में है, ट्रिस्टे सिटी में। प्रश्न उठता है कि इंडिया में सेंटर क्यों बनाया गया, क्योंकि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी है। इंडिया के अंदर जो है वो विभिन्न प्रकार की फसलें हैं, ऐसा क्लाइमेट है कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अधिक है, और उस बायोडाइवर्सिटी का बायोटेक्नोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वो क्या है हम आगे बात करेंगे इस पर, ठीक है। फिर याद रखिए, यदि हम बायोटेक्नोलॉजी के ओरिजिन की बात करें तो ये उतना ही पुराना है जितना पुराना जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के, ठीक है। एज ए साइंस के रूप में यदि हम बात करें, विज्ञान के रूप में बात करें तो लगभग जो है वो 100 वर्ष के आसपास जो है ये पुराना हटके, ठीक है। फर्मेंटेशन इज द ओल्डेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। फर्मेंटेशन जो है वो सबसे प्राचीनतम जो है वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में से एक हटके। और बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड अस विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इन कंसीडरेबल अमाउंट। बायोटेक्नोलॉजी से हमको जो है वो बड़ी संख्या में प्रोडक्ट मिलते हैं जो कंसीडरेबल अमाउंट में हमारे काम आते हैं, ठीक है ना, ठीक। और हम क्या, ये प्रोडक्ट क्या है, अब जो प्रोडक्ट हमको बायोटेक्नोलॉजी से मिल रहे हैं वो क्या है, जहां पर हम जो है वो, देखो मैंने कहा ना बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल तो हम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। अब आप देखिए कहां कहां बायोटेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में इस्तेमाल होता है। देखिए आप फूड आइटम में जो ब्रेड है, ब्रेड में जाइमेज का कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं, कि ब्रेड में ईस्ट का यूज करते हैं हम। ब्रेड में जो ईस्ट होता है उसे हम बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। सैक्रोमाइसिस होता है, सब पढ़ेंगे, चिंता मत करो, घबराना नहीं, के नोट नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, के सुन लुट के। बेकर्स ईस्ट बोलते हैं ब्रेड में, क्या होता है बेटा, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। सैक्रोमाइसिस होता है। इडली हुआ, डोसा हुआ, इसमें भी ईस्ट होता है, डिफरेंट टाइप का ईस्ट होता है इसमें के। फिर डेयरी प्रोडक्ट में हमने कहा लैक्टोबेसिलस, कर्ड में है, चीज में है, बटर में है, केफिर में। एल्कोहलिक बेवरेज, बियर हुआ, वाइन हुआ, विस्की, साइडर, स्कॉच, वोदका, ठीक है। फिर जो चाय की पत्ती, आप सोचते हो जो टोबैको लीफ होती है ना बेटा, जो टी लीफ, जो चाय की पत्ती होती है उसकी फ्लेवरिंग करने में, उसको क्यूरिंग करने में, चाय की पत्ती जो होती है उसकी क्यूरिंग करने में भी हम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। कॉफी बीन्स, जो कॉफी बीन्स होती है उसकी फ्लेवरिंग के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. मतलब ये है कि लंबे समय से हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और इसके अलावा हमें आज हमें बायोटेक्नोलॉजी की वजह से कुछ ऑर्गेनिक एसिड जैसे सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड है, इन सब का कमर्शियली बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, और कई सारी फूड डिशेस में भी इन एसिड को हम यूज करते हैं तो ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मिलते हैं। कई सारे इफिशिएंट एंजाइम हुए, विटामिन सप्लीमेंट्स हुए, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हुई, एमिनो एसिड्स हुए, एंटीबायोटिक्स हुए, वैक्सीन्स हुए,
स्टेरॉइड्स हुए और दूसरे तरह के केमिकल हुए, वो सब किससे मिलते हैं? वो सब हमको आज बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मिलते हैं। मतलब बायोटेक्नोलॉजी यदि आप उसको अपने जीवन से हटा दें, आप हटा दें, तो कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हमको आज मिल रहे हैं वो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट साइंस है, आप समझ लीजिए कि वो हमारी जिंदगी में सच में रोल प्ले कर रहा है एक्चुअल में, के जो हमको रिसोर्सेज चाहिए वो सब रिसोर्सेज हमको बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से मिल पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अब जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने डेफिनेशन दिया कि भाई अब हम यदि टेक्निकली हम बात करें, और इसी डेफिनेशन को एनसीईआरटी ने भी इंक्लूड कर रखा है, तो जो डेफिनेशन दिया बेटा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, वो डेफिनेशन क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग साइंसेज। ठीक है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी वास्तव में बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी और इंजीनियरिंग साइंस का एक कॉम्बिनेशन है, इंटीग्रेटेड यूज है, एक साथ मिला के इसको यूज करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कल्चर्ड सेल्स एंड पार्ट देयर ऑफ। क्या पर्पज है हमारा पर्पज ये है कि हम बेटर इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज करें, माइक्रोबायोलॉजी के नॉलेज का इस्तेमाल करें हम, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज का हम इस्तेमाल करें, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बेहतर केमिकल्स, बेहतर प्रोडक्ट को हम ऑब्टेन कर सके, प्राप्त कर सके, ये हमारा पर्पस होता है। ठीक है, अब यदि आप मुझसे पूछेंगे कि चलो हम एक काम करते हैं, हम नीट से बाहर निकल के बायोटेक्नोलॉजी को एक कैरियर के प्रोस्पेक्ट से देखते हैं, तो क्या है बायोटेक्नोलॉजी? आज बायोटेक्नोलॉजी एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। मतलब है कि आपने कंपनी का नाम सुना, बायोकॉन नाम सुना? बायोकॉन की हेड कौन है? डॉक्टर किरण मजुमदार शाह। ठीक है, डॉक्टर किरण मजुमदार जो है वो एक्चुअली में जो है उनका घर, उनके हस्बैंड किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करते थे। ये बायोटेक्नोलॉजी की ग्रेजुएट थी, अपने घर में जो रहा करती थी, तो अपने घर में जो है उनके घर में गैरेज था, तो इन्होंने अपने हस्बैंड से एक दिन कहा कि मैं अब इस अपने घर में जो गैरेज है उसमें यदि आप कार खड़ी ना करो तो मैं वहाँ पर एक छोटी सी लेबोरेटरी बनाना चाहती हूँ और कुछ बायोटेक्नोलॉजी में काम शुरू करना चाहती हूँ। इनके हस्बैंड ने कहा ठीक है कर लो भाई, अब तुम्हारा मन लगा रहेगा। तो इन्होंने जो है डॉक्टर किरण मजुमदार ने उन्होंने अपना वहाँ पे काम करना शुरू किया। ठीक है, जब काम करना शुरू किया यहाँ पे उन्होंने धीमे धीमे उन्होंने जो है वो कुछ, और आपको बता दूं कि वहां से शुरुआत हुई बायोकॉन कंपनी की। आज बायोकॉन इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक है, और बायोकॉन जो है वो ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन से लेकर कई जगह पर इन्वॉल्व है, और हजारों करोड़ का टर्नओवर है इस कंपनी का, हजारों करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का। ठीक है, और ये हेल्थ केयर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से एक है बायोकॉन, जो दवाइयां वैक्सीन प्रोवाइड करने में रोल प्ले करता है। शुरुआत हुई थी गैरेज में, एक हाउस वाइफ लेडी जिनको बायोटेक्नोलॉजी का नॉलेज था, उन्होंने इसको शुरू किया था। ठीक है, देयर इज अ विल देयर इज अ वेट, के याद रखिएगा कि जो है जहां चाह होगी वहां राह जरूर मिलेगी। के तो आज हम देखते हैं, तो आज जो है वो बायोटेक्नोलॉजी एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है के, और बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, ये जो है बायोमेडिकल रिसर्च हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, सब ये सब ऐसे फील्ड है, बायोमेडिकल रिसर्च हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, फॉरेंसिक साइंस हुआ, फूड प्रोडक्ट है, इन्वायरमेंट एंड एनर्जी है, जेनेटिक्स एंड वैक्सीन डेवलपमेंट है, फूड एंड डोमेस्टिक वेस्ट है, इस पर जो है वो इसमें जो है वो काम चल रहा है इसमें। तो बहुत सारे अंदर, ऐसा नहीं है कि आप केवल दवाएं बनाएंगे तो ही काम चलेगा। आप जो है किसानों के लिए कुछ जो है वो फार्मर्स के लिए बेहतर क्वालिटी के सीड को आप इवॉल्व खोज सकते हैं, आप कुछ ऐसा खोज सकते हैं जो किसानों की फसल का प्रोडक्शन को बढ़ा दे। देयर आर फील्ड जहां जो आपका इंटरेस्ट का है वहां पर वो बायोटेक्नोलॉजी में पॉसिबल है। मेरी एक स्टूडेंट वो जो है आज के 5-7 साल पहले जो है वो मुझसे पढ़ा, जब कभी ये 7-8 साल के आसपास पुरानी बात है, मेरा पढ़ाने का शुरू से शौक रहा है, तो वो मुझसे पढ़ा करती थी। तो उस समय जमाने में जो है उसका शायद मेडिकल में कुछ नंबर कम रह गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कनाडा चली गई। कनाडा जाके उसने बायोटेक्नोलॉजी का वहाँ पे कोर्स किया उसने, और वहाँ पे उसने जो है वो अपना ग्रेजुएशन किया कनाडा में उसने, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और किसी बड़ी बायोटेक्नोलॉजी फॉर्म में भी एज अ साइंटिस्ट काम करती है। और उन्होंने हाल ही में उन्होंने जो है वो कोई नया वैक्सीन या कोई मेडिसिन उन्होंने इन्वेंट किया उन लोगों ने। और आप समझ लीजिए कि वो जो वैक्सीन इन्वेंट करने के बाद वो जो कंपनी, उस कंपनी ने उनको बड़ा इंसेंटिव दिया, और जो है वो समझ लीजिए कि वो वैक्सीन जो है वो कई हजार करोड़ का
एक बिजनेस प्लान है जो पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक कुछ ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं था अब तक, उसके इलाज को खोज निकाला गया है। तो कई बार क्या होता है, कई लोग, जैसे हम एडवर्ड जेनर की बात करें, लुइस पाश्चर की बात करें, हम के रॉबर्ट कोच की बात करें, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कुछ ऐसा खोज दिया जिससे कि आज तक ह्यूमैनिटी उसकी कर्ज के हमसे कोई बोले ना तो हम इनका कर्ज नहीं उतार सकते। डॉक्टर रॉबर्ट कोच का, ठीक है, लुइस पाश्चर का, जो वेस्लस कॉलमेट गुरिन का, इन्होंने हमको टीबी से बचाया, इन्होंने हमको पोलियो सेकंड 7 के, तो जो वैक्सीन खोज दिए वो पूरी मानवता के लिए जो है एक वरदान दे गए वो, कि देखो ये हमने तुमको दे दिया लाके, अब तुमको ये बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, महान काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि प्रचार किया जाए उसका। महान काम करने का मतलब कई बार आप अपना काम इतने अच्छे से करते हैं कि वो काम पीढ़ी दर पीढ़ी काम आता है, और वो काम जो है वो कई जनरेशन के लिए काम होता है। जो एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो खोज निकाला, कई पीढ़ियों के काम आया या नहीं आया, बताइए मुझे। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने जो बताया, बीमारी का बैक्टीरिया का कनेक्शन बताया, आज ट्रीटमेंट में हम उस कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, बताइए। पेनिसिलिन की डिस्कवरी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, सैलमन वॉक्समैन ने जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की, जो एंटीबायोटिक खोजे गए, इनकी खोज जो है पीढ़ी दर पीढ़ी काम आ रही, जनरेशन आफ्टर जनरेशन काम आ रहा है या नहीं आ रहा, बताइए मुझे। ये किसी भी महान पॉलिटिशियन से बड़े लोग हैं। ये मैं कहता हूं एक साइंटिस्ट, एक जो इस तरह का कंट्रीब्यूशन करने वाला आदमी, जिसकी कंट्रीब्यूशन पे आने वाली कई पीढ़ियां डिपेंडेंट होती है, आने वाली कई पीढ़ियों को वरदान दे गया होता आदमी बोल के, तो जो कहते हैं ना आशीर्वाद देना वरदान देना, ये होता है वरदान देना। ठीक है, चलिए, आप बोलोगे सर आप सेंटी आता, सेंटी नहीं, मतलब मैं जो बात कहता हूं बेटा, मैं चाहता हूं कि आपकी बात आपकी सोल तक पहुंचे, आत्मा। देखो पढ़ाते समय पढ़ते समय हमके, लेकिन हम चीजों को महसूस नहीं करते आसपास के। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे, मेरे कमांडो फील करें, दिमाग की सारी संवेदनाएं हिलना चाहिए, तार पड़ते लगना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं, हम ऐसे व्यर्थ नहीं जाएंगे, जब जाया नहीं जाएंगे, कुछ कर दिखाएंगे। चलिए, तो फ्यूचर, अब ये हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है, इट्स ब्रॉड एंड डायनामिक, इंपैक्ट विल बी ग्रेटर देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दुनिया भर के वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका इंपैक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी बेहतर रहेगा। ठीक, नॉट लिमिटेड टू, ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो गई बात, ये अभी शुरू हुआ है। याद रखिए, बायोटेक्नोलॉजी की कहानी अभी शुरुआती दौर में है, शुरुआती दौर में। आने वाला वक्त बतलाएगा हमको कि ये कहां से कहां तक चलेगा। यानी आने वाले वक्त में जो है वो कई ऐसी चीजें होंगी जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर पाए। जीन थेरेपी से हम जेनेटिक डिजीज को ठीक कर पाएंगे, कई कैंसर का उपचार हम कर पाएंगे, कई सारी चीजों को हम जो है वो ठीक कर पाएंगे जस्ट विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कोई आदमी अंधा नहीं बचेगा, कोई व्यक्ति बहरा नहीं होगा। किसी व्यक्ति के पास के आर्टिफिशियल लिम्ब लगा दिया कटने पर, तो वो आर्टिफिशियल लिम्ब ओरिजिनल लिम्ब के समान काम करेगा। हर प्रकार से हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी आदमी की जिंदगी में इतना गहरा चला जाए वो, कि जो है वो उसके रूटीन का एक हिस्सा बन जाए वो। और है, आप सुबह उठकर जो है टूथब्रश करने से लेके रात को सोने के पहले जितनी भी चीजें आपकी लाइफ में आती है, कहीं ना कहीं उसमें बायोटेक्नोलॉजी रोल प्ले करती है। ठीक, चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी पे कि एनसीईआरटी क्या बोलता है, कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है ना। ठीक है, चलिए, एवर सिंस द डेज ऑफ रीने डेस्कार्टस द फ्रेंच फिलोसोफर, क्या, ठीक है, इसको हमने जैसे डेस्कार्टस बोला था, उसको फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन इसका होता है डेकार्ट। ठीक है, तो रीने डेकार्ट जो है फ्रेंच फिलोसोफर है, एक मैथमेटिशियन थे और 17वीं सेंचुरी के बायोलॉजिस्ट थे। ये फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे, 17वीं सेंचुरी के बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया कि बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कहा, ऑल ह्यूमन नॉलेज स्पेशली नेचुरल साइंस वेर डायरेक्टेड टू डेवलप टेक्नोलॉजीज विच एड टू द क्रिएशन कंफर्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ऑल्सो वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या बोल रहे हैं, कितनी अच्छी बात की। ठीक है, रेने डेकार्टस ने बताया कि जो भी हमारा मनुष्य का नॉलेज है, जो विज्ञान की तरफ, प्राकृतिक विज्ञान की तरफ जो भी हमारा झुकाव है, जो भी हमारा नॉलेज है, वो हमेशा हमें उन तकनीक को खोजने के लिए प्रेरित करता है, हमेशा उन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारी जिंदगी में आराम ला सके, हमारी लाइफ को आसान बना सके। ठीक है, मतलब द कॉन्सेप्ट इज एंथ्रोपोसेंट्रिक, मतलब मनुष्य के हित में, ह्यूमन है ना। हम कोई भी चीज को करते हैं, हम ये सोचते हैं कि इसका ह्यूमन बीइंग पे, मानवता पे क्या असर पड़ेगा इसका। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री गेव इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रीज विच आर वर्क फॉर ह्यूमन कंफर्ट एंड वेलफेयर। हम जानते हैं कि आज हम जो है वो, चाहे हमारे रूटीन में हम जो भी है ना, कई है ना, आप सोचिए फिजिक्स रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट जिंदगी में। के हम जो सुबह उठ के जो है वो अपना स्लीपर पहनते हैं, ऑफिस जाने के लिए शूज पहनते हैं, के जूते के नीचे जो ग्रुप बने हुए हैं फ्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए, के तो हम अपनी जिंदगी में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों तक हर जगह पर वो साइंस इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर बायोलॉजिकल वर्ल्ड में
द मेजर यूटिलिटी ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज एज सोर्स ऑफ फूड का। फिर हम कहते हैं कि यदि हम जो है जैविक संसार की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, तो हम जो है फूड की के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। बायोटेक्नोलॉजी द 20th सेंचुरी ऑफ शूट ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, कितनी अच्छी बात लिखी है इसमें कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आधुनिक जीव विज्ञान का 20वीं सदी में निकला है एक अंकुर हट के। हम ऐसा मान लेते हैं कि एक ब्रांच यानी आधुनिक जीव विज्ञान से एक ब्रांच जो है वो 20th सेंचुरी में निकला, वो बायोटेक्नोलॉजी है। इसने हमारी डेली लाइफ को चेंज कर दिया। इसने ऐसे प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड किए जो हेल्थ और जो है वो फूड, जो हमारी फूड की क्वालिटी को, हमारे हेल्थ केयर की क्वालिटी को उसने कई गुना इंप्रूव किया है। अभी जनवरी के जो है वो लास्ट वीक में 22 से लेके शायद जो है 29 तक आई विल बी आउट ऑफ द कंट्री, बाहर रहूँगा, अब्रॉड जाऊँगा एक फॉर 5 to 7 डेज, क्योंकि हमारा एक हम लोग एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। मतलब कंपनी जो है एक फार्मा कंपनी में क्रिएट कर रहा हूं, एक फार्मा कंपनी में एस्टैब्लिश कर रहा हूं। तो उस फार्मा कंपनी के लिए हम लोग जो है वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट होते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी कॉस्मोस्यूटिकल्स होंगे, जो स्टेम सेल से बने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारी कुछ कंपनी से बात चल रही है सप्लाई के लिए, उसके उस क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो वो सब चीज़ों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो बाकी चीज़ें मैं आपको डिटेल कभी बाद में बताऊंगा। तो अभी सब कुछ जो है प्राइमरी लेवल पे, अभी उसमें कुछ भी पक्का नहीं हुआ उसमें। तो अभी हमारा एक प्लान है, उस प्लान में हम चाह रहे हैं कि हम कुछ बेस्ट क्वालिटी के जो है वो ऐसे कॉस्मोस्यूटिकल जिनका वास्तव में असर होता है, जो इफेक्टिव होते हैं, उनको हम इंडिया में लॉन्च करें। तो उसके लिए हम लोग जो है वो कुछ रिसर्च कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे जाके लोगों से मिल रहे हैं। कि आप बोलोगे सर आप कितने काम करोगे, जो कर सकते हैं बेटा, जिन काम से जो है वो बहुत सारे लोगों को फायदा मिल सकता है, वो सारे काम करने में कोई बुराई नहीं। के मेरे साथ एक बड़ी चीज़ ये, कुछ भी नया होता है उसे सीखने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। आप भी यदि मुझे कुछ सिखाएंगे तो मैं आपसे सीखने के लिए तैयार रहूँगा हमेशा। के मुझे नई चीज़ों को सीखना, नई चीज़ों को जानना मुझे अच्छा लगता है, और मैं उसमें जो है वो अपने समय का, मैं हर सेकंड का, हर मिनट का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करने के बारे में हमेशा सोचता हूँ मैं। चलिए, तो मैं आपसे कहा था बेटा कि मॉडर्न जो जीव विज्ञान है उससे बायोटेक्नोलॉजी निकला 20th सेंचुरी में, और बायोटेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी में बड़ा भारी परिवर्तन किया। आने वाले समय में हमारे कॉस्मेटिक्स, हमारी दवाएं, हमारी मेडिसिन, सब में बायोटेक्नोलॉजी अभी भी इन्वॉल्व है। आने वाले समय में इसका इन्वॉल्वमेंट और कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर एनसीईआरटी में क्या लिखा है, हर्बर्ट बॉयर वॉज बोर्न इन 1936। अभी ये एनसीईआरटी के शुरू में जो रखे हैं, जो 2 पेज उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप ढूंढेंगे चैप्टर में दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। क्या तो जो एक्स्ट्रा दे रखा था ना, वो भी काम का होता है, एग्जाम में पूछा था। के तो साइंटिस्ट का नाम वेरी IMP हर्बर्ट बॉयर के इन 1936 में इनका जन्म हुआ। बॉट अप in a corner of western Pennsylvania where railroads and mines were the destiny of most young men। के हर्बर्ट बॉयर जो है, ऐसा कहा जाता है कि बॉयर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी को एक अलग लेवल पर लेके गए के, यानी आज हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग जो पॉसिबल है ना, आज बायोटेक्नोलॉजी का मतलब जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी गहरा बस चुका है। तो आज अनुवांशिक अभियांत्रिकी जो डीएनए के लेवल पर जो मैनिपुलेशन पॉसिबल है, आज डीएनए में जो परिवर्तन करना संभव है, इसके बारे में बॉयर और कोहेन ने पहली बार बतलाया था। तो बॉयर वही साइंटिस्ट है जिन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत किया। ठीक है, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से अपना ग्रेजुएशन किया। ठीक है, 1966 में बॉयर ने जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने। ये कहां पर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये असिस्टेंट प्रोफेसर बने। 1969 में इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इन्होंने जो है वो कई सारी स्टडीज किए एस्चेरिचिया कोलाई के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर, IMP। ठीक है ना, ये MCQ बनेगा बेटा। ठीक है ना, तो 1969 में बॉयर ने जो है वो कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर प्रयोग किए। अब आपको क्लियर कर दूं कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, है ना। हमने पढ़ा है, जब एस्चेरिचिया कोलाई पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था ऐसे एंजाइम जो डीएनए को काटते हैं न्यूक्लियस कहलाते हैं, जो कॉर्नर से काटते हैं एक्सोन्यूक्लियस, जो अंदर से काटते हैं एंडोन्यूक्लियस, जो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर एक सीक्वेंस को पहचान कर काटते हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहलाते हैं। क्या, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानते हैं। याद है, इको R1 के बारे में बात किया था हमने। ठीक है, याद आया। तो एस्चेरिचिया कोलाई के उन्होंने रेस्ट्रिक्शन पर ये काम कर रहे थे और उसकी स्टडी कर रहे थे। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज को ये समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, ये वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए को इंटरनली दोनों स्ट्रैंड पर एक साथ काट सकते हैं। ठीक है, बॉयर ने देखा
कि इन एंजाइम में कैपेबिलिटी होती है कि ये डीएनए स्ट्रैंड को जो है वो काट सकते हैं, एक पर्टिकुलर फैशन में काटते हैं जिससे कि स्टिकी एंड मिल जाते हैं। अब ये स्टिकी एंड वर्ड क्या होता है, याद करो, बताओ मुझे। चलो मैं नहीं बताऊंगा कि आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाया है और स्टिकी एंड ऑफ डीएनए मैंने पढ़ाया है आपको, और बड़ा इंफोसिस देके बताया था आपको मिनट के, और मुझे मालूम था कि ये काम आएगा बायोटेक्नोलॉजी में आगे के। तो आप बताएंगे मुझे सोच के कि स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए क्या होते हैं इनके, ठीक है। आपको यह भी बतलाना है मुझे कि इको आर1 जो है डीएनए के किस सीक्वेंस पे, सीक्वेंस विच सीक्वेंस, डीएनए के किस सीक्वेंस पे कट लगाता है, आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा अब, ठीक है। आप बताएंगे इको आर1 जो है वो डीएनए के किस सीक्वेंस पे कट लगाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगा सकते हैं यहाँ पे हम के। इसी समय पर जब इन्होंने बॉयर ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रॉपर्टीज को डिस्कवर कर लिया, खोज लिया कि कैसे कट लगाता है, कैसे स्टिक एंड बनते हैं, एंड खुल जाते हैं, यदि हम एंड में दूसरा डीएनए जोड़ दो वो डीएनए जुड़ भी सकता है आसानी से, ठीक है। फिर इसी समय पर जो है हवाई में एक साइंटिस्ट थे, हवाई एक आइलैंड है यूएसए के उसमें पोजीशन में, तो हवाई में एक आइलैंड है, वहां पर एक साइंटिस्ट थे हवाई एक आइलैंड है अमेरिका में, वहां पर एक साइंटिस्ट थे स्टेनले कोहेन के। कोहेन क्या कर रहे थे, कोहेन जो है वो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड पर स्टडी करते थे। अब बैक्टीरिया में प्लाज्मिड क्या होता है ये भी मैंने पढ़ाया हुआ आपको, के याद है, एफ प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, ठीक है ना, ठीक, आर प्लाज्मिड। बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा डीएनए के सर्कल होते हैं, ठीक है, और जिन पर जो है वो कई सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो प्लाज्मिड पर स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि प्लाज्मिड जो होते हैं वो उनके पास भी कई सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक। तो कोहेन जो है उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने जो है वो प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल से निकालने का मेथड खोज लिया। उन्होंने खोज लिया कि बैक्टीरियल सेल से कैसे प्लाज्मिड को हम बाहर निकाल सकते हैं और कैसे प्लाज्मिड को हम वापस से री इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों साइंटिस्ट अलग अलग जगह पर है। बॉयर ने खोजा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करके आप डीएनए को दो हिस्सों को स्टिक एंड के रूप में काट सकते हैं। कोहेन ने देखने प्लाज्मिड को निकालना और अंदर डालना सीख लिया बैक्टीरिया में, ठीक है। देखिए अब दोनों प्रोसेस को कंबाइन क्या किया कि भैया ऐसा किया हमने कि हमने बैक्टीरियल सेल का जो है वो प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड को कट किया, कट करने पर स्टिक एंड बने, फिर हमने दूसरा कोई डीएनए सीक्वेंस लिया, उसको इन स्टिक एंड में जोड़ दिया हमने यहाँ पे, और इस प्लाज्मिड को वापस से रीइंसर्ट कर दिया। तो बॉयर और कोहेन ने क्या किया, उन्होंने जो है इस टेक्नोलॉजी को खोज लिया कि बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को निकालो, प्लाज्मिड में आप कोई बाहर का डीएनए इंसर्ट कर दो, काट लो उसको, काट के बाहर का डीएनए इंसर्ट कर दो और प्लाज्मिड को वापस से बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दोगे, तो बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड अपने आप को एक्सप्रेस करता रहेगा। तो जो बाहर का डीएनए डाला है वो अपना प्रोडक्शन अंदर, बाहर का डीएनए जो प्लाज्मिड के अंदर आपने इंसर्ट किया था वो अपना प्रोडक्शन देने लगेगा, अपने आपको एक्सप्रेस कर देगा बैक्टीरियल सेल के अंदर जाकर। यही जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत थी, ठीक है। क्या लिखा, कंबाइनिंग दिस प्रोसेस with that DNA splicing enabled Bohr and Cohen to recombine segments of DNA in desired configuration and insert the DNA in bacterial cell. This could then act as manufacturing plant for specific protein. For example, क्या किया आपने कोहेन का मेथड इस्तेमाल किया, बैक्टीरिया से प्लाज्मिड बाहर निकाला, बोयर का मेथड इस्तेमाल किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, काट दिया, काटने के बाद अपने कटे हुए प्लाज्मिड अपने ह्यूमन इंसुलिन का जीन काट के जोड़ दिया, उसमें जोड़ दिया, अब प्लाज्मिड को रीइंसर्ट करा दिया, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड अंदर गया, तो अब ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन बैक्टीरिया करने लगेगा। क्यों करने लगेगा, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, जो जेनेटिक कोड हमारे अंदर है वो बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, इसका फायदा मिलेगा हमको, तो बैक्टीरिया ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगेगा। यही तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग वर्ड का मतलब होता है मैनिपुलेशन करना, फेरबदल करना, ठीक है। तो क्या किया हमने जीन्स के लेवल पर फेरबदल किया, हमने प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया। प्लाज्मिड एक वेक्टर के रूप में काम करेगा, वाहक के रूप में काम करेगा, फॉरेन डीएनए को अंदर इंसर्ट किया हमने। बैक्टीरियल सेल एक फैक्ट्री के समान काम करेगी, जो बाहर के डीएनए के चलते केमिकल को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और ये एक ब्रेथ थ्रू था, और हम ये कहते हैं दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत थी। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यही जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत थी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम organisms to produce product and processes useful to humans, ठीक है ना। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, दही को बनाना, ब्रेड को बनाना, ठीक है, वाइन को बनाना, ये सब उसी मेथड का है। तो बायोटेक्नोलॉजी का पर्पस तो यही कि ह्यूमन के वेलफेयर के लिए चीजों को प्रोड्यूस करना, बनाना, ठीक है, क्लियर। क्या लिखा है यहां पे देखिए, सब एनसाइटोटिक है, हाउएवर इट इज यूज्ड
इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे, कि आज हम बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल जो है वो सीमित चीजों के लिए करते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं ऐसी प्रक्रियाएं जहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम बना रहे हैं बड़े पैमाने पर, वो बायोटेक्नोलॉजी के। एक्चुअली में हमें उसके लिए कायदे में जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्ड का यूज करना चाहिए, पर चूंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग इतना इवॉल्व हो चुका है आज कि वो बायोटेक्नोलॉजी का सिनोनिम के तौर पे बन चुका है। तो क्या लिखा है इसमें, इट इज यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड यूज टुडे टू रिफर सच एज दोज प्रोसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जीन का हमने मैनिपुलेशन किया है। फर्दर मेनी अदर प्रोसेस टेक्निक आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि इनविट्रो फर्टिलाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी में आता है, टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाना, ठीक है, जीन को बनाना उसको यूज करना ये बायोटेक्नोलॉजी है, डीएनए वैक्सीन को बनाना, ठीक है, डिफेक्टेड जीन को करेक्ट करना, ये सब भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही शामिल होता है। ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने डेफिनेशन दिया बेटा बायोटेक्नोलॉजी का। क्या बताया इन्होंने कहा कि ये वास्तव में मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का के लिए उन्होंने क्या डेफिनेशन उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स एंड पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के। क्या बोलता है वो, कहता है आपसे जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इन्होंने जो डेफिनेशन दिया वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू दोनों को एक्सप्रेस करता है। वो कहता है कि वास्तव में बायोटेक्नोलॉजी में हम प्राकृतिक विज्ञान और ऑर्गेनिज्म का जो है इस प्रकार का सम्मिलन करते हैं, इस प्रकार का उनको हम इंटीग्रेट करते हैं कि उससे हमारे लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनती है। क्या तो वो ये एक लाइन सब बातें कहती है, एक लाइन कहती है कि आपका जो साइंस का नॉलेज है उसका और लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपने इस्तेमाल किया और आपने वेलफेयर के लिए अपने चीजों को प्रोड्यूस किया, यही है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं ये जो आपको जो भेड़े दिखाई पड़ रही है बेटा, ये डॉली फर्स्ट क्लोन शीप के, पहली क्लोन शीप जो दुनिया भर में थी वो उसका नाम था डॉलिट के, उसको देख रहे हैं आपके। फिर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के क्रॉप प्लांट्स हुए के, जिससे मैंने आपको याद है लेक्चर की शुरुआत में हमने कार्नेशन फ्लावर की बात की थी। तो एक्चुअली में जो है बायोटेक्नोलॉजी आज हमारे मेडिसिन से लेकर हर जगह पर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यदि हम एप्लीकेशंस की बात करें कहां इन्वॉल्व है, तो क्लोनिंग में, जीन की क्लोनिंग में हम इसका यूज करते हैं, पूरे होल ऑर्गेनिज्म यानी आज हम क्या कर, आज ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि मेरा क्लोन तैयार कर सके, आपका क्लोन तैयार हो सके, पॉसिबल है इसके। तो क्लोनिंग इज रियलिटी राइट नाउ। ठीक है, और ड्रग प्रोडक्शन हुआ है, इंसुलिन का प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं। फिर डिजीज प्रिवेंशन में HIV टेस्ट के लिए के एलिसा जो टेस्ट होता है उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। के ब्लड टाइप टेस्ट के लिए, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो केमिकल जो एंटीजन एंटीबॉडी चाहिए होते हैं वो भी हमको इससे मिलते हैं। के फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन थेरेपी के लिए, जीन की डिस्कवरी के लिए, ह्यूमन डिजीज के जीन जो है अल्जाइमर्स, ब्रेस्ट कैंसर, हंटिंगटन कोरिया, इसके इलाज के लिए हमको जो इन डिफेक्टेड जीन को रिप्लेस करना है वहां भी हम इसका यूज कर सकते हैं। के फिर प्लांट के अंदर कोई डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक चाहिए उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर में भी हम इसका बड़े पैमाने में यूज करते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट को बनाने के लिए, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट को बनाने के लिए जिन पर जो है दवाओं का असर ना हो। ठीक है, यानी जो हर्बिसाइड क्या केमिकल होते हैं, वो केमिकल जो खरपतवार नष्ट करते हैं, हर्ब को नष्ट करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम उसको ऐसे प्लांट जिनको उससे डैमेज ना हो वो तैयार कर सकते हैं। इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट को बना सकते हैं हम। क्या फिर फूड की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं हम। गोल्डन राइस जो है, एक चीज है गोल्डन राइस की, ऐसा चावल जिसके अंदर विटामिन ए होता है, नॉर्मली राइस में विटामिन ए नहीं होता है। ठीक है, तो गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है। ठीक है, इसको बना सकते हैं हम। के फ्लेवर सेवर टोमेटो वैरायटी, जो टमाटर कई दिनों तक खराब ना हो उसको बना सकते हैं हम। के तो क्रॉप के प्रोडक्ट को, क्रॉप के क्वालिटी को इंप्रूव करने में इसका उपयोग कर सकते हैं हम। न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट कर सकते हैं, फ्रूट फलों के पकने को हम स्लो कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड बेहतर प्रकार के ऑयल को बना सकते हैं हम। ये सब बायोटेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। ठीक है, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में बायोफार्मास्यूटिकल्स है, जीन थेरेपी है, बायो रिमेडिएशन है, इन्वायरमेंट को में पॉल्यूशन को खत्म हटाना, वो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। फाइटो रिमेडिएशन का मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी से तैयार किए गए प्लांट पॉल्यूशन को कम करने में रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देखते हैं, हम इसके अलावा देखते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर को हम दवाओं के रूप में यूज कर सकते हैं। हम एनिमल्स जो है वो बेहतर प्रकार के एनिमल्स को हम तैयार कर सकते हैं। के तो बहुत कुछ जो है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से पॉसिबल है। के आज इलाज करने में, फूड में, के अपने रूटीन लाइफ में हम बायोटेक्नोलॉजी का लगातार यूज करते हैं। ठीक है, फिर देखिए बड़ी अच्छी बात लिखी है पे, यूजिंग एनिमल्स फॉर फार्मास्यूटिकल। आने वाला समय ऐसा होगा कि जहां पर हम जो है वो एनिमल्स, जैसे मिल्क है, हम दूध लेंगे और जिस गाय का दूध लेंगे उस गाय के अंदर ऐसे जीन इंट्रोड्यूस होंगे जिससे कि उस दूध मिल्क के अंदर एंटीबायोटिक होगा।
तो छोटा सा मिल्क का एक सैचेट, मिल्क का छोटा सा एक जो है हमको जो छोटा सा एक बोतल मिलेगा, उसमें लिखा होगा भाई ये बोतल जो है इस एंटीबायोटिक, इस दूध को पीने से ये वाला एंटीबायोटिक आपको अपने आप मिलेगा और आप ठीक हो जाएंगे। तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में तमाम केमिकल बनते हैं वो बनना बंद होंगे। एक गाय जो है, एक एनिमल जो है, वो जो दूध देगा उसके अंदर एंटीबायोटिक होगा। लिविंग फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज, जीवित जो जीव है वो फैक्ट्री के रूप में काम कर रहे होंगे के। ठीक, देखिए आप प्रोटीन्स फ्रॉम मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, किसे लैक्टोफेरिन जो है, लैक्टोफेरिन जो है वो इन्फेंट के अंदर जो है आयरन सप्लीमेंट के रूप में काम करेगा। जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया के क्लॉटिंग फैक्टर 9 जो है ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया के, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। सोचिए ये सब किस में होगा, ये सब दूध के अंदर होगा के, यानी दूध, ऐसा दूध होगा जो इन्फेंट को आयरन सप्लाई करेगा, ऐसा दूध होगा जो रोज एक गिलास पीना पड़ेगा। हीमोफीलिया, यानी हीमोफीलिया का मरीज जो है उसको बोलेंगे भैया सुबह तुम एक गिलास दूध पी लो, शाम को एक गिलास दूध पी लो, चिंता मत करना, फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर 9 तुम्हारे अंदर पहुंच चुका है। फिर 8 और 9 दोनों के। फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की हम बात करें तो वो अब कहा जाएगा कि भाई देखो ऐसा है तो तुम्हें डायबिटीज है तो एक काम करो, हम तुमको गोली नहीं देंगे, हम तुमको देंगे दूध की थैली, ठीक है, पैकेट, कि सुबह तुम्हारे घर में जो है रोज सुबह 3 टाइम दूध पहुंचेगा, तीनों टाइम दूध पी लेना तुम, ठीक है, तो तुमको डायबिटीज कंट्रोल। ये वैज्ञानिक काम कर रहे हैं इन चीजों पॉसिबिलिटीज पर। यानी हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों के बाद में मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हो दूध का नाम, किस कंपनी का दूध पीना तुमको, ठीक है। तो मैं सोच के बड़े आश्चर्य में मैं सोचता हूँ कि जो है वो कैसे लिखूंगा मैं इसको, क्या कितना गिलास पीना, पर्चे पे लिखा होगा एक गोली खाने में लिखा होगा कि इसको बगैर उबाले 50 ml दूध सुबह पीना, फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद 100 ml दूध पीना। कैसे लिखूंगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज के। फिर क्या एरियाज है बायोटेक्नोलॉजी में, यदि हम बात करें तो देखो अब क्या क्या क्षेत्र, बायोटेक्नोलॉजी को भी हमने कई एरिया में डिवाइड किया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या देखो एरिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उससे क्या मिल रहा है हमको, वैक्सीन, हार्मोन, एंटीबायोटिक, इंटरफेरॉन्स, एंजाइम, फाइन केमिकल्स मिल रहे हैं। दूसरा एरिया है बायोमास, जो बायोटेक्नोलॉजी का एरिया, बायोमास में हमको सिंगल सेल प्रोटीन मिल रहा है, माइक्रो प्रोटीन मिल रहा है, बायोफ्यूल्स मिल रहा है। प्लांट और एनिमल सेल कल्चर तीसरा एरिया है, जहां पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मिल रही है, सोमेटिक एम्ब्रियो मिल रहे हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन जो है वो वहां कर रहे हैं उससे हम, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्शन अगला एरिया है जहां बायो फर्टिलाइजर मिल रहा है हमको। बायो एनर्जी नेक्स्ट एरिया जहां से मीथेन, बायोडीजल और अल्कोहल मिल रहा है। एंजाइम टेक्नोलॉजी अनदर एरिया जहां से कीमोथेरेपी, फूड प्रोसेसिंग और फाइन केमिकल्स मिल रहे हैं। और इकोलॉजी में इकोलॉजिकल ऑस्पेक्ट अगला एरिया जहां से हमको वाटर रिसाइकलिंग के, फाइटो रिमेडिएशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन चीजों पे हम काम कर रहे हैं। मतलब ये सारे जब हम पढ़ेंगे आगे बायोटेक्नोलॉजी में तो ये सारे एरिया कवर होना चाहिए और सारे प्रोडक्ट कवर होना चाहिए, तब जाके हमारा काम पूरा होगा। समझ गए बात को? इतना चैप्टर डिटेल है बेटा, इसको बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, इसलिए ठीक है। चलिए, तो आज जो है हमने पिछले 50-51 मिनट में हमने बायोटेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की कि एक्चुअली ये है क्या चीज, क्या, और कुल मिलाकर ये बात समझ में हमको आई कि बॉस कुछ भी हो मजा आने वाला आगे, ठीक है, मजा आने वाला है, दिमाग के सारे तार हिलने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है कमांडोज। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। तो उम्मीद है आपने बायोटेक्नोलॉजी को अच्छे से समझा होगा, आपको समझ में आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट जो है वो ब्रांच है ये, और कितना इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का ब्रांच है, जहां से कई सारी भविष्य की संभावनाएं निकलती हैं। लोग कहते हैं कि आज का जमाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, कल का जमाना बायोटेक्नोलॉजी का होगा। बायोटेक्नोलॉजी ऐसे परिवर्तन कर देगा, दवाओं को चेंज कर देगा, एवरीथिंग विल बी चेंज के, एंड इवन वी विल गेट आवर फूड फ्रॉम दी बायोटेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे इस पर, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट बेटा। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.